बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, खबर ये है कि ख़ास पैगाम इमरान खान तक आज पहुँचाया गया है और ये कोई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत नहीं थी जिसने ये पैगाम पहुंचाया, बल्कि घर के एक फर्द ने इमरान खान को पैगाम पहुंचाया। एक बड़ा सरप्राइज तैयार है। ये क्या है, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर इमरान खान को इस वक्त किस किस्म की तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं जेल के अंदर, बहनों ने क्या देखा, क्या रिपोर्ट किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर बजट के ऊपर इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को क्या पैगाम जारी किया, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर भारत में 2 पाकिस्तानी मियाँ बीवी का कत्ल, असल में ये माजरा क्या है, इससे भी इसकी तमाम तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पार्लिमान के अंदर लेला लेला के नारे लगाए गए, ये आखिरकार किसको मुखातिब कर रहे थे और पाकिस्तान की अपोजिशन ने किस किस्म का एहतजाज किया। और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए करोड़ों का बजट, पाकिस्तान की अवाम रुल गई और दिफा पर पाकिस्तान अब कितना खर्च करने जा रहा है, इसका भी मुकम्मल अहवाल शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, नौरीन न्याजी ने इमरान खान को आज एक खास पैगाम जेल में पहुंचाया है। जब वो अडयाला जेल की तरफ गामजन थी, एक तो अलीमा खान की आज मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। नौरीन खान और डॉक्टर उस्मा को इमरान खान से मिलने के लिए इजाज़त दी गई और खबर के मुताबिक नौरीन न्याजी और उस्मा खान मुलाकात के लिए अडयाला जेल रवाना हुई। नौरीन न्याजी ने जाने से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को अहम पैगाम देना है, बाहर जो कुछ भी हो रहा है इसकी मुकम्मल तफसील इमरान खान के सामने रखी जाएगी और एक बड़ा सरप्राइज तैयार है। अब लोगों ने वहां पर ये सवाल किया कि नौरीन आपा, आप इस सरप्राइज के बारे में बताएंगी। उन्होंने कहा जी कि सरप्राइज अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज तो नहीं रहेगा, ये अमानत है और बहुत जल्दी तमाम लोगों को ये सरप्राइज जो है मिल जाएगा। फिर वो ये भी कहती हैं कि इमरान खान से जब ये मुलाकात करके वापस आई कि खान साहब का एक तो पंखा उन्होंने बंद कर दिया है और गर्मी के ऑब्वियसली ये दिन चल रहे हैं और ऐसे में इमरान खान को ये अजियत दी जा रही है। उनका पंखा मुकम्मल तौर पर बंद है और हमने जो बातें की वो दिल की बातें थी और इसे अंदर बैठे कर्नल साहब ने भी सुन भी लिया होगा। खास पैगाम खास होता है, वो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, कुछ अरसे बाद आप सबको सरप्राइज मिलेगा, ये उनके अल्फाज थे। अच्छा, अब इमरान खान साहब की जब ये मुलाकात करवाई जाती है ना, तो ये मुतादिद दफ़ा रिपोर्ट हो चुका है कि वहाँ पर कुछ डिवाइसेस लगी हुई हैं जो ख़ानदान के ख़ास लोग जब इमरान खान से मिलते हैं, पैगाम रसानी होती है, तलाशी के बाद जो गुफ्तगू हो रही है उसकी भी तलाशी ली जाती है डिवाइसेस के ज़रिए, जिनके बारे में नौरीन आपा कहती हैं जी कि वहाँ पर कर्नल साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी ये पैगाम सुना। और फिर इसके बाद अलीमा खान की गुफ्तगू। अलीमा खान ये कहती हैं कि नौरीन न्याजी और डॉक्टर उस्मा की मुलाकात करवाई गई, मुझे समेत तमाम वकला को माइनस कर दिया गया, किसी की भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान ने बड़ा तकलीफ का इजहार किया और कहा कि ये जो बजट पेश किया जा रहा है इसके बाद तनख्वाहदार तबका और किसान सब मुश्किल में, इनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी और एक मुश्किल दौर पाकिस्तान के अंदर इसका आगाज़ होने वाला है। इमरान खान ने कहा कि मैंने अली मीन को समझाया कि केपी का बजट पीटीआई के नजरिए के एन मुताबिक हो और ये बजट तब तक मंजूर नहीं होगा जब तक अली अमीन अपने माहिरीन को साथ लेकर इमरान खान के साथ मशावरत नहीं करते। ये हमें ना डरा सके ना ही थका सके। अगर इमरान खान शदीद गर्मी में सख्त जेल बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम भी साथ खड़े हो सकते हैं और हमें रोकने के लिए 3 नाके लगाए। ये अगर हम बुजुर्ग खवातीन से डरते हैं तो फिर उनके खौफ का अंदाज़ा आप लगाएं। अच्छा, साथ साथ ना वीडियोज़ भी चल रही हैं, अगर आप देखें तो अलीमा खान, नौरीन खान और डॉक्टर उस्मा वो पैदल चलकर इमरान खान से मुलाकात के लिए एक नाका, दूसरा नाका और तीसरा नाका क्रॉस करके पहुंची, लेकिन अलीमा खान को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अब इसमें ना ये तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। इस गर्मी में आपने हौसलों को तोड़ना है ना कि यार मुलाकात आपकी, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका ये ख्याल था कि शायद लोग थक जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात के लिए जो लोग आते हैं वो शायद नहीं आएंगे, इसी तनाजुर में इन मुलाकातों को रोका जा रहा है। अब जो अगली चीज़ अलीमा खान ने ये कही कि हमें अब जेल में डालने की धमकियां दी जा रही हैं, फिर आप डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बजट पर क्या बात करूं, हमारा तो एक ही मकसद है कि इमरान खान और वो भी जेल में हैं। मरीम नवाज़ खुद तो 4 कदम नहीं चल सकती, लेकिन हमें धूप में चलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो धूप हो या तूफ़ान हमें अल्लाह हिम्मत देता है। तो इन्होंने कोशिश ज़रूर की
کہ عمران خان کے خاندان کے لوگوں کے حوصلے توڑے جا سکیں، اور لوگوں کے اوپر جب آپ کسی کو دھمکی دیتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے جو لوگ اس وقت باہر آزاد ہیں ان کا خیال کریں، اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن بہنیں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور جس طرح سے عمران خان جیل کے اندر ڈیل نہیں کر رہا، اسی طرح علیمہ خان بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کمپیریزن کو ویورز یاد رکھنا۔ ویسے اس موقع پر شبلی فراز نے کہا کہ ہم اسلام آباد نہیں آ رہے بلکہ پورے ملک میں احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں، عوام کا فیصلہ اب آخری فیصلہ ہوگا، اور ان حالات کو آپ کب تک برداشت کر سکتے ہیں؟ عمران خان پاکستان کے لیے جیل میں ہے، ورنہ معاہدہ کر کے وہ باہر جا سکتے تھے۔ نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز آ رہی ہیں، پھر تو سارا ملک ہی باہر بھیج دیں، دھڑ دھڑ ریمیٹنسز پاکستان کے اندر آئیں گی۔ ہم بجٹ دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے، احتجاج کریں گے، پریس کانفرنسز کریں گے، اور ساتھ ہی اپنے احتجاجی تحریک کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ بہنیں عمران خان سے ملنے کے لیے گئی اور ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا، جگہ جگہ ناکے، پولیس کی بھاری نفری، بہنوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہیں پر شاہ محمود قریشی صاحب کی 6 ضمانتوں کا یہ معاملہ ہے، اور پروسیکیوشن نے آج عدالت کے اندر کیا بتایا کہ ایک وقت میں 6 ضمانتوں پر دلائل دینا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں ان 6 مقدمات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی نوعیت ایک طرح کی ہے۔ اس پر جو ان کے وکیل تھے جی رانا مدثر صاحب، انہوں نے بتایا کہ جی تمام الزامات ایک ہی نوعیت کے ہیں، تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور 13-17 جون تک سماعت کو اب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان کی عدالتی جو محاذ سے بھی آپ کو اسی قسم کی خبریں ملیں گی، یہ انصاف نہیں دے رہے بلکہ یہ سہولت کاری اس وقت پاکستان کی عدالتوں سے بھی آپ کو نظر آئے گی۔ میں پھر آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، آج پاکستان کے اندر جی بجٹ ایک امپورٹنٹ پاکستان کی جو یا کسی بھی ملک کی جو آپ کی معیشت ہے اس میں بجٹ اناؤنس کرنا، بجٹ پیش کرنا، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور کتنا پیسہ کس شعبے کے لیے مختص کیا جائے گا اور کس شعبے کو اہمیت دی گئی، آپ کو بجٹ میں تمام چیزیں پتہ لگتی ہیں۔ اب آپ نے سنتے جانا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے لیے کتنا پیسہ پاکستان کی حکومت نے اس کو مختص کیا، دفاع کے لیے کتنا کیا، عام آدمی کے لیے کتنا کیا، اور جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ آج سرکاری ملازمین اور اساتذہ نے پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کیا اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچی ہے، گرمی میں ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، اور یہ پاکستان ہے، یعنی اپنے حق کے لیے آپ کو احتجاج کرنے کا بھی آپ کو اجازت جو ہے وہ حکومت نہیں دیتی، بلکہ الٹا آپ کے اوپر لاٹھی چارج کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جی یہ جو چیئرمین سینٹ ہیں یا پھر آپ کے اسپیکر قومی اسمبلی، ان کی تنخواہوں کو دیکھیں اور کمپیریزن کریں۔ پہلے خبر یہ آ رہی تھی کہ 6% اضافہ کیا گیا، اور جب احتجاج ہوا تو یہ 6 سے 10% اضافہ کر دیا گیا، اور پھر سے اس طرح سے رپورٹ کیا گیا کہ پریشر جو ہے وہ کام کر گیا ہے۔ میں آپ کو پھر خبر یہ دے دوں کہ ٹیکس آمدن کا تخمینہ 19,278 ارب روپے ہے، صوبوں کے لیے 8,206 ارب، سود ادائیگی 8,207، دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، سبسڈیز کی مد میں 1,188 ارب روپے۔ اچھا، اس میں سے نا میجورٹی سبسڈیز ان محکموں کو یا اس انڈسٹری کو دی جائے گی جس میں آپ کو پاکستان کی حکومت کے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ نظر آتا ہے، یعنی انڈسٹریز ان لوگوں کی ہیں۔ چینی اگر آپ نے باہر سے خریدی ہیں تو سبسڈی حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے، اور پھر یہ پیسہ بھی ان کی جیب میں جاتا ہے۔ تو سبسڈی کی مد میں 1,186 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے۔ بجٹ میں ملک سے برین ڈرین روکنے کے لیے 1 کروڑ روپے سے زائد آمدن پر سرچارج میں 1% کمی کی تجویز کی گئی ہے، اور برین ڈرین نہیں ہو رہا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور وزراء نے کیا کہا کہ یہ تحریک انصاف کا پروپیگنڈا ہے۔ جو سر فگرز آپ کی آ رہی ہیں اور جو آپ کا اقتصادی سروے ہے اور جو آپ کے اپنے اداروں کی رپورٹس ہیں، آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں اور پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان سے باہر کتنے نوجوان گئے، اور نوجوان اگر آپ اس آبادی کا جو تناسب ہے اس کو بھی غور سے دیکھیں تو آپ کی اپنی رپورٹ کے اندر بتایا گیا کہ 25% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں، وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، یہاں پر ان کے لیے اپرچونٹیز نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی متعدد بار یہ ایگزامپل دی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹرز تک جاب کے لیے مارے مارے پھیرے اور ان کے پاس جابز نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ آپ عام آدمی جو ایم اے کر کے، بی اے کر کے ایک بہتر مستقبل کا خواب دیکھتا ہے، اس کے لیے نوکری کی تلاش تو شاید ایک خواب ہی ہو، لیکن یہاں پر ڈاکٹرز کے پاس بھی پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا پروپیگنڈا ہے۔ دوسری چیز،
50 करोड़ रुपए सालाना कमाई पर टैक्स की शरह 20 से 0.5% कमी कर दी गई है। ठीक है जी, इसमें भी कमी देखी गई। फिर नॉन फाइलर्स गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, बैंक अकाउंट्स नहीं खुलेंगे, और इसके अलावा जो आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिसमें दराज है, टिमू है, अली एक्सप्रेस है, ऑनलाइन चीज़ें आप जितनी मंगवाएंगे इसके ऊपर 18% टैक्स आपको अब देना होगा। और कोरियर कंपनियां ये टैक्स जमा करेंगी। जो भी कोरियर कंपनी आपको कोई आपने चीज़ ऑनलाइन अगर खरीदी है तो कोरियर कंपनी टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगी। अब तो पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन बिजनेस भी एक तरह से तबाह हो जाएगा। 18% अगर टैक्स आप इसके ऊपर आयद करते हैं तो कितने बिजनेसेस तबाह होंगे। जितने लोग इस पे बिजनेसेस कर रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन, उनके लिए 18% टैक्स जो है इसे अब लाजमी करार दे दिया गया है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ रोजवेल्ट होटल PIA के एहसास से अरबों रुपए मालियत के साथ से कोड़ियों के भाव फरोख्त करने का टारगेट भी दे दिया गया है। अब ये भी देखना होगा कि ये टारगेट पूरा होता है या नहीं होता। फिर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 6% इजाफा। अच्छा, ये 6% है, 10% वाली खबर जो है वो दुरुस्त नहीं है। फिर रिटायर्ड मुलाजमिन की पेंशन में 7% इजाफा किया गया। मुसल्लह अफवाज मुलाजमिन के स्पेशल अलाउंस दिफाई बजट से दिया जाएगा। सोलर पैनल की दरामदात पर भी 18% टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। और यूट्यूबर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। एक खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, इस पर तफसील से भी हम बात करेंगे कि यूट्यूबर्स कितना टैक्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर देंगे। अब इससे पहले पाकिस्तान में यूट्यूब से मुंसलिक जितने भी दोस्त हमारे थे वो टैक्स अदा नहीं करते थे। मैंने जिससे भी बात की, चूंकि एक बहुत हैवी रकम जो है बरतानिया में अदा करनी पड़ती है। अगर आपने $100 कमाए ना जी, और एक खास स्लैब से ये नंबर्स आगे निकल जाते हैं, तो फिर आपको 20% की बजाय 40% टैक्स अदा करना पड़ता है। इसके साथ साथ दीगर लवाजमात भी हैं जिसमें आपकी नेशनल जो इंश्योरेंस है जो, और इसके साथ साथ पेंशन है, बाकी मामला भी वहाँ पर भी आपको कंट्रीब्यूशन करनी है। तो ये नंबर्स जो है ना वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, जो बरतानिया के अंदर हमें टैक्स अदा करना पड़ता है और दीगर इसके साथ जो नंबर्स हैं, वो बहुत ही एक मैसिव डिफरेंस था। पाकिस्तान में जब भी हमने दोस्तों से बात की कि आप कितना टैक्स देते हैं, तो पता चलता था कि यूट्यूबर्स के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, और वो कहते थे कि ये ऑनलाइन जितनी भी आपकी इनकम है इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से टैक्स जो नहीं लगाया। तानिया के अंदर जितनी भी आपकी इनकम है और साइड अगर कोई आपने बिजनेस किया हुआ है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स अदा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी जी लोग टैक्स जो है वो चोरी करते हैं, लेकिन टैक्स हर सूरत में आपको इसकी पाबंदी अब पाकिस्तान में भी करनी है। और ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 5 लाख या 6 लाख महीने का किसी यूट्यूब चैनल पे कमा रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप टैक्स अदा ना करें। लेकिन जो फ़र्क पड़ता है ना, जब आप टैक्स अदा करते हैं तो इन रिटर्न आप पाकिस्तान की आवाम को क्या दे रहे हैं। यहाँ पर बिजली दी है जी पाकिस्तान में, यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर स्पीड आपको नहीं मिलेगी, इसके साथ साथ प्रॉक्सीज की मदद से आपने सारा कारोबार जो है तबाह कर दिया। और फिर 18% टैक्स अगर आप अदा करेंगे ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर, तो फिर इनकम कहाँ से जनरेट होगी। बरतानिया के अंदर जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, मिसाल के तौर पर अमेज़ॉन, उसके ऊपर वैट भी पड़ता है, वैल्यू एडिशन टैक्स। इसके साथ 20% आपको कमाई के ऊपर टैक्स देना है, तो कुल मिलाकर ये 40% टैक्स हो जाता है। मैं आपको सादा सी एग्जांपल देता हूँ। 100 रुपये आपने कमाए तो उन 100 रुपये में 40% आपका टैक्स की मद में चला जाएगा, और जो टेक होम होगा वो 60 रुपये। और फिर उन 60 रुपये के अंदर जो आपकी कॉस्ट है, जो आपने अपने अखराजात करने हैं बिजनेस के ऊपर, वो इसके अलावा हैं, तो कुछ नहीं बचता। अब यही मॉडल पाकिस्तान के अंदर भी आप लेकर आ रहे हैं। देखिए, बरतानिया के अंदर दीगर बहुत सारी इनकम स्ट्रीम्स बन जाती हैं, बहुत सारा आपको हुकूमत सपोर्ट करती है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं। तो आप टैक्स लें, लेकिन बदले में आप पाकिस्तान की आवाम को और जो ऑनलाइन जो आपकी कंज्यूमर मार्केट है वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, क्या क्या सहूलियात बिजनेस पर्सनस को आप मुहैया कर रहे हैं, ये एक बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। टैक्स कलेक्ट करो, ज़रूरी है टैक्स कलेक्ट करना, लेकिन बदले में क्या दोगे, ये एक बुनियादी सा सवाल है। मुझे अच्छी तरह याद है कोविड के दिनों में जब बिजनेसेस ठप हो गए तो रियासत ने आकर यहाँ पर संभाला। लोगों को 50-50 लाख पाउंड जो है वो दिए गए कि आपका बिजनेस ठप हो गया, कोई बात नहीं, रियासत आपकी मदद करेगी। तो रियासतें सर इस तरह से बिहेव करती हैं, सर से नहीं कि 18% टैक्स लगा दो, इतने % टैक्स लगा दो और बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक और नुकता इसके अंदर कि हुकूमत का पेंशन इस्लाहात का ऐलान है जी। एक से ज़ायद पेंशनर्स का खात्मा, रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में एक का आपको इंतखाब करना होगा। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस एडहॉक पर लगे हुए हैं जो पेंशन भी ले रहे हैं और तनख्वाह भी ले रहे हैं। अब क्या इन इस्लाहात का इतलाक इन जजेस के ऊपर भी होगा, ये भी एक बुनियादी सा सवाल है ना। ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए है या फिर उन लोगों के लिए भी जिन्हें आपने
रिटायर कर दिया और फिर उसके बाद आप उन्हें ढॉक बेसिस पर दोबारा लेकर आ गए। फिर स्टेट बैंक के जरिए तरसीलात भेजने वाले बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में से 15 अफराद को हर साल 14 अगस्त को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। अभी आपको ये भी खबर दें कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर सरकारी मुलाजमीन पहुंचे हैं जी, उन्होंने एहतजाज किया, लाठीचार्ज हुआ है, उनको रोकने की कोशिश की गई। इससे पहले डॉक्टर्स आपको पंजाब में सड़कों पर नजर आ रहे थे, फिर ताजिर आ गए, और अब जब भी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो तबकात हैं, जब आप उनकी नुमाइंदगी हुकूमत नहीं करती तो फिर आपके पास क्या रास्ता बचता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन वहाँ पर भी आपका सामना जो है वो सरकार और रियासत के साथ होता है, और जो एहतजाज करता है उस पर लाठीचार्ज करते हैं कि क्यों अपने हकूक़ की जंग लड़े हो, तुम्हारे हकूक़ जो है इसी तरह सल्ब किए जाएंगे। मैं भी आपको मुज़म्मिल असलम साहब की कुछ बातें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। वो ये कहते हैं कि भारत में इंतहाई गुर्बत की शरह 2012 में 27.1% थी, जो 2022 में कम होकर 5.3% रह गई, जिसके नतीजे में 26 करोड़ 90 लाख अफराद गुर्बत से निकले। इसके बरक्स पाकिस्तान में इंतहाई गुर्बत की शरह 2017 में 4.9% थी, जो 2021 में बढ़कर 16.5% हो गई, और हालात मजीद खराब होते गए। भारत की मैशत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी मैशत का दर्जा हासिल कर लिया, जो तरक्की की अलामत है। आप उनसे बेशक इख्तलाफ करें, हम भी रोज इख्तलाफ करते हैं, लेकिन वहां पर आपको ये डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। अभी आपको ये भी खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए जो बजट मुख्तस किया गया, जो तजवीज़ दी गई वज़ीर ख़जाना की तरफ से, वो क्या थी? वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बागीचे के लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपए का बजट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए 79 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। अब इसकी डिटेल्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। दौरों के लिए 60 लाख रुपए का बजट, पीएम चैरिटी के लिए 42 लाख रुपए बजट दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट, डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए का बजट, बागीचे के लिए 4 करोड़ 48 लाख, और इसके साथ साथ जो ऑफिस हैं, जो डे टू डे मैटर्स हैं, उसके लिए तकरीबन कोई 89 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट जो है वो दिया गया। तो ये पाकिस्तान के अंदर सर इस वक्त सब कुछ हो रहा है, और ये पूरा एक महंगाई का जो एक तरह से बम है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर गिरा दिया गया। और पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है जी? हमारे पास हमारी जो सलाहियत है वो क्या है? हम हुकूमत में इस वक्त मौजूद तो ज़रूर हैं, लेकिन ये बजट अवाम दोस्त बजट पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया। फिर जहाँ पर लोग सरापा एहतजाज हैं पार्लियामान के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ने भी एहतजाज किया। और आपको ये भी खबर दें, जब शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में आए तो जो तस्वीर थी उमर अयूब के हाथ में, उन्होंने एक लेले की तस्वीर पकड़ी हुई थी और उनके आते ही वो लहराना शुरू कर दी, और पीटीवी का कैमरामैन था, उसने बड़ी कोशिश की होगी कि वो किसी तरह इस तस्वीर को माइनस कर दे, लेकिन ये तस्वीर माइनस नहीं हुई, और उसके बाद ऐवान के अंदर जो नारे लगे वो पूरी दुनिया ने सुने। और फिर आखिर में आपको मैं एक खबर, पाकिस्तानी मियाँ बीवी जिनको भारत के अंदर कत्ल कर दिया गया, इस हवाले से भी मैं आपको एक खबर दे दूँ। पाकिस्तान से भारत गए हिंदू मियाँ बीवी को बम्बई में कत्ल कर दिया गया, और मकतूला के वालिद का ये कहना है कि इसकी बेटी सपना और दामाद संजय बेहतर मुस्तकबिल के लिए भारत मुंतकिल हो गए थे, वहाँ चंद माह ही हुए लेकिन उन्हें कत्ल कर दिया गया। उन्हें आज ही बम्बई पुलिस ने फ़ोन पर बताया कि उनके बेटे और बहू की लाशें उनके घर से मिली हैं और उनको खंजर के वार करके कत्ल किया गया, जबकि मकतूलीन के 2 बेटे पुलिस की तहवील में हैं। मकतूल के वालिद ने बताया कि उसके बेटे का बम्बई में ड्राई फ्रूट का कारोबार है और अच्छा चल रहा था। भारतीय पुलिस कत्ल की मुख्तलिफ वजूहात बता रही है। जो हिंदू पंचायत के मुखिया हैं जी, ईश्वर लाल के मुताबिक खदशा है कि भारतीय हुकूमत इंसाफ देने में ताखीर करेगी, दोनों की लाशें पाकिस्तान लाई जाएं ताकि उनके आखिरी रसूमात पाकिस्तान में अदा की जा सकें। तो ऑब्वियसली जब वो यहाँ से गए होंगे तो किसी ने कहा होगा ना कि यार ये पाकिस्तान के जासूस हैं और उन्हें कत्ल कर दिया गया, या फिर कोई भी वजह बताई गई होगी, क्योंकि भारत के अंदर आपको ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। भारत के अंदर टूरिस्ट जो हैं वो भी महफूज नहीं है। कोई भी यूरोपियन कंट्री से जब जाता है तो उसे या तो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, या फिर उसके साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन के साथ, जिसे भारत की सरकार तो छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन ये वाक़यात आपको भारत के अंदर होते हुए नज़र आएंगे। तो भारत के अंदर मुसलमानों के साथ सलूक इसी किस्म का किया जाता है। यार ये तो आपके अपने लोग थे, हिंदू थे, आपके अपने मज़हब से थे, लेकिन आपने इनके साथ भी वही सलूक किया, और वजह क्या बनी? क्योंकि ये पाकिस्तान से आए थे, तो लिहाजा इनको टारगेट जो है वो किया गया। फिर ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।